अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऐसा हिस्सा जो एक ज़माने में मशरक़ी पाकिस्तान कहलाता था, लेकिन आज ये पाकिस्तान से अलग हो चुका है और एक अलग मुल्क की शक्ल इख्तियार कर ली है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं बांग्लादेश की, जिन्हें दुनिया की सबसे मेहनती कौम कहा जाता है। पाकिस्तान से अलग होने के बाद यहाँ के लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, माशी तौर पर कैसे ये मुल्क पाकिस्तान से आगे निकल चुका है, क्या बांग्लादेश के लोग पाकिस्तानियों को पसंद करते हैं, कैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान से बांग्लादेश चली गई, आज कौन सा मौका पाकिस्तान को मिला है कि बांग्लादेश को माशी तौर पर ये पीछे छोड़ सके। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को कैसे स्टूडेंट ने एहतजाज करके मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा आपको बांग्लादेश की ऐसी खूबसूरती दिखाएंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल AHK ट्रैवल स्टोरी को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अब निकलते हैं बांग्लादेश के सुनहरे सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है, लेकिन इसके अलावा बहुत से नामों से इसे पुकारा जाता है, जैसे कि बंगाली या कंट्री ऑफ बंगाल। बांग्लादेश का मतलब है बंगालियों की सरजमीन। 16 दिसंबर 1971 को तारीख का वो दिन था जब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से पहचाने जाने वाला हिस्सा एक नई शनाख्त के साथ दुनिया के नक्शे पर उभरा। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे किसी ने जिस्म का एक हिस्सा जिस्म से अलग कर दिया हो। पाकिस्तान को आज़ादी मिले अभी 25 साल भी नहीं गुजरे थे कि इंडिया की मदद से मशरकी पाकिस्तान कहलाए जाने वाले हिस्से ने आज़ादी हासिल कर ली। ये ऐसा जख्म है जो आज भी तारीख की किताबों में जिंदा है। बांग्लादेश की मौजूदा कुल आबादी 27 करोड़ 36 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है, जबकि इस्लामी दुनिया का ये तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। बांग्लादेश का कुल रकबा 1,48,460 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये मुल्क दुनिया के 92 नंबर पर आता है। बांग्लादेश का बॉर्डर सिर्फ 2 ममालिक से लगता है, जिसमें इंडिया से 95% और म्यांमार से 5% लगता है, जबकि दूसरी तरफ खलीजी बंगाल की तवील साहली पट्टी भी वाक़या है। दोस्तों, बांग्लादेश की कौम को दुनिया की सबसे मेहनती कौम कहा जाता है। इस मुल्क की तेजी से तरक्की का राज भी यही है। पूरी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, आपको बंगाली सबसे ज्यादा मेहनत से काम करते हुए नजर आएंगे। खास तौर पर अरब ममालिक में बंगाली बड़ी तादाद में आबाद हैं। अरब ममालिक में पाकिस्तानी कम होते जा रहे हैं, जबकि बंगालियों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसकी बड़ी वजह ये भी है, ये कम पैसों में ज्यादा काम करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 80 लाख बांग्लादेशी काम करने के लिए दूसरे ममालिक में मुकाम पजीर है, जिनमें 40 लाख के करीब सऊदी अरब में जिंदगी गुजार रहे हैं और अपने मुल्क को पैसा कमा कर बेच रहे हैं, जबकि दूसरे 40 लाख लोग और ममालिक में मुकाम पजीर हैं। एशिया का सबसे बड़ा साहली समंदर भी बांग्लादेश में है। इसकी लंबाई 120 किलोमीटर है। ये दुनिया का तीसरा सबसे तवील साहल है। इस मुल्क में बोले जाने वाली जुबान बंगाली है, जो दुनिया की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जुबानों में 8वें नंबर पर आती है। इसके अलावा हिंदी और उर्दू जुबान भी लोग बोलते हैं। बांग्लादेश में 91% मुसलमान आबाद हैं, जबकि 9% दूसरे मजहबों के लोग रहते हैं। दोस्तों, जहाँ पर आपको एक बात बताता चलूं जिससे आपको बहुत हैरानगी होगी और जिससे आपको बांग्लादेश की सलाहियत और मेहनती होने का अंदाजा हो जाएगा। दुनिया में चाइना और इंडिया जैसे बहुत बड़े रकबे वाले मुल्क साल में 3 बार चावल की फसल पैदा करते हैं, जबकि बांग्लादेश रकबे के लिहाज से दुनिया के 92 नंबर पर आता है। इसके बावजूद ये मुल्क भी साल में 3 बार चावल की पैदावार करता है और बांग्लादेश दुनिया में चावल पैदा करने वाले मुल्कों में 30वें नंबर पर आता है और दुनिया को चावल एक्सपोर्ट भी करता है। ये वही मुल्क है जिसके 1971 में हालात बदतर से बदतर थे। करेंसी की वैल्यू भी 0 थी, यहाँ तक कि पाकिस्तानी रुपए पर बांग्लादेशी स्टैंप लगाकर इस्तेमाल करते थे। बांग्लादेशी करेंसी के प्रिंट होने के बाद भी इसकी वैल्यू 0 थी, लेकिन आज पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू टके की भी नहीं है। जी हाँ, बांग्लादेश की करेंसी को टका कहा जाता है। आज एक बांग्लादेशी टके के बदले में 2 पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। 1971 के बाद बांग्लादेश ने तरक्की का सफर बहुत तेजी से तय किया, जबकि आज पाकिस्तान इसके बरक्स तलजली का शिकार रहा है। 2024 के आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान की GDP 340 बिलियन डॉलर है, जबकि बांग्लादेश की GDP 460 बिलियन डॉलर है। पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की फिक्स आमदनी $1600 है, जबकि बांग्लादेश में रहने वाले लोगों की फिक्स आमदनी $28,000 है। पाकिस्तान के फॉरेन रिजल्ट $4 बिलियन के करीब हैं, जबकि आज भी बांग्लादेश के फॉरेन रिजल्ट $21 बिलियन के करीब है। पाकिस्तान से टूटकर अलग हुआ हिस्सा आज $55 बिलियन का सामान पूरी दुनिया को बेच रहा है, जबकि
पाकिस्तान $30 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है। आज़ादी के वक्त ये मुल्क दुनिया का दूसरा सबसे गरीब मुल्क था, लेकिन आज इसकी चंद सालों में तरक्की देखकर दुनिया हैरान रह गई है। आज ये जनूबी एशिया का दूसरा और एशिया की 10वीं बड़ी माशी ताकत बन गया है। बांग्लादेश की सबसे अहम एक्सपोर्ट रेडीमेड गारमेंट्स है। 1980 से बांग्लादेश ने सबसे ज्यादा तवज्जो रेडीमेड गारमेंट्स पर दी है। लेकिन सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान की फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे तबाह होगी और बांग्लादेश टेक्सटाइल में बहुत आगे निकल गया। इसकी कुछ वजूहात में से चंद ये हैं कि बांग्लादेश की फैक्ट्रियों में खवातीन कम अखराजात में काम करती हैं, सस्ती बिजली और टैक्स फ्री जैसी सहूलतें मौजूद हैं, जिसकी वजह से कम कीमत में मियारी मसनूआत पैदा होती हैं। जबकि पाकिस्तान में अदम सियासी इस्तेकाम रहा, बिजली और गैस बहुत ज्यादा महंगी कर दी गई, जिसके बाद पाकिस्तान टेक्सटाइल में बांग्लादेश का मुकाबला ना कर सके। बांग्लादेश की पुलिसियों ने सरमायाकारों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया, जिसके बाद पाकिस्तान टेक्सटाइल ब्रांड ने बांग्लादेश में काम करना शुरू कर दिया, जिसमें क्रंच टेक्सटाइल, अहमदा टेक्सटाइल, निशाद मिल और अल करम टेक्सटाइल वगैरह शामिल हैं। आज इन कंपनियों की प्रोडक्शन का बहुत सा हिस्सा बांग्लादेश में इख्तियार किया जाता है, जिससे बांग्लादेश में रोजगार की फराहमी हुई है। ये सब कुछ बांग्लादेश की कारोबार दोस्त पुलिसियों का नतीजा था। लेकिन जहां आपको एक बात बताता चलूं, आज पाकिस्तान के पास दोबारा इंडस्ट्री को जिंदा करने का मौका मिला है। आपने टीवी पर सुना होगा कि अमेरिका ने पूरी दुनिया पर मुख्तलिफ टैक्स ट्रांफ लागू किए हैं। मतलब अमेरिका जिन ममालिक से सामान खरीदेगा, इस ममालिक का एक टैक्स परसेंटेज होगा। इस वक्त अगर कोई अमेरिका बांग्लादेश से सामान खरीदेगा तो इसे 37% टैक्स अदा करना होगा। लेकिन अगर कोई अमेरिकन कंपनी पाकिस्तान से सामान खरीदेगी तो उसे सिर्फ 27% टैक्स देना होगा। इसलिए पाकिस्तान अमेरिका की इस पॉलिसी से काफी फायदा उठा सकता है। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और गुंजान आबादी वाला शहर है। ये शहर आबादी के लिहाज से पूरी दुनिया का 5वां बड़ा शहर है, जिसकी कुल आबादी 1 करोड़ 2 लाख के करीब है। इस शहर का कुल रकबा 306 मुरब्बा किलोमीटर है। ये शहर नेपाल से निकलने वाले गंगा के किनारे वाक़या है। ढाका बांग्लादेश के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये दारुल हुकूमत होने के साथ साथ इस मुल्क इंडस्ट्रियल हब भी। पूरी बांग्लादेश की इकोनॉमी की इनकम का 35% हिस्सा ढाका से आता है। ढाका सिटी में ट्रैफिक और रश आपको सबसे ज्यादा नजर आएगा। इस शहर में 40 लाख से ज्यादा सैंकर और रक्षे मौजूद हैं, जो इसे दुनिया के दूसरे शहरों से मुनफरिद बनाते हैं। इसे रक्षा कैपिटल भी कहा जाता है। ट्रैफिक जाम इस शहर में बहुत ज्यादा होता है। 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ रोजाना 6 घंटे तक ट्रैफिक जाम जरूर रहता है। ढाका के कुछ हिस्से बहुत साफ सुथरे हैं, लेकिन बहुत से हिस्से ऐसे हैं जहाँ गंदगी और पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। लेकिन इस गंदगी के बावजूद लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। बांग्लादेश के कुछ लोगों से पूछा गया क्या आप पाकिस्तानियों से मोहब्बत करते हैं, तो ज्यादातर का जवाब हाँ में था। और ये तब्दीली खास तौर पर हसीना वाजिद के इस मुल्क से भाग जाने के बाद आई है, जहाँ तक कि इस मुल्क को आज़ाद कराने वाले मुजीबुर रहमान के पुतले भी गिरा दिए गए हैं। बांग्लादेश ने माशी तरक्की तो की है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा डेवलपमेंट आज भी नहीं की। ट्रेन में खड़े होकर और जहाँ तक कि ट्रेन की छतों पर भी बैठकर लोग सफ़र करते हैं। आपने शायद पूरी दुनिया में इससे ज़्यादा रश वाले ट्रेन कभी नहीं देखी होगी। दोस्तों, ढाका सिटी को मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है, जहाँ 6000 से ज़्यादा मस्जिदें मौजूद हैं। बांग्लादेश का लिटरेसी रेट 80% के करीब है, मतलब 80% लोग पढ़ना लिखना जानते हैं। ढाका सिटी में स्ट्रीट फूड आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। छोटी छोटी दुकानें हर जगह मौजूद हैं। महंगाई भी इस मुल्क में पाकिस्तान की निस्बत बहुत कम है। ढाका का सबसे बड़ा एरिया गुलशन इलाका है। ये इलाका आपको बाकी ढाका की निस्बत साफ सुथरा नज़र आएगा और ऊंची इमारतें भी इस इलाके में मौजूद हैं, जहाँ ज़्यादातर अमीर लोग रहते हैं। शॉपिंग मॉल और ब्रांड की शॉप भी इस एरिया में मौजूद हैं। दोस्तों, मछली इस मुल्क के लोग बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ करोड़ों लोगों का रोजगार भी इसे पेशे से वाबस्ता है। इसके अलावा पर्सन की बड़ी तादाद में इस मुल्क में पैदावार की जाती है, जो रस्सी तैयार करने के काम आता है। ढाका के खाने भी पाकिस्तान की तरह होते हैं, जहाँ भी ज़्यादातर लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा ढाका के गोलगप्पे भी बहुत फेमस हैं। दाल और बकरे के पाए भी यहाँ लोग शौक से खाते हैं।
चलें अब ढाका से चलते हैं नारायणगंज, जो ढाका के करीब वाक़ है। इसे टेक्सटाइल कैपिटल भी कहा जाता है। इस शहर में बड़ी तादाद में कपड़े की फैक्ट्रियां मौजूद हैं। बांग्लादेश का दूसरा और सबसे बड़ा शहर चटियालू गाँव है। इस शहर में मुल्क की सबसे ज्यादा बड़ी पोर्ट है। पूरे मुल्क की एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा इसी शहर से की जाती है। इस कंट्री में दरिया बहुत ज्यादा बहते हैं और ये तमाम दरिया बे ऑफ बंगाल में आकर गिरते हैं। इसी वजह से बांग्लादेश की मिट्टी इस दुनिया में सबसे ज्यादा ज़रख़ेज़ समझी जाती है। चले अब आपको दिखाते हैं बांग्लादेश की खूबसूरती, जो शायद आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। कपाती लेक ऐसी लेक है जो मसनूई तौर पर तैयार की गई है। ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसका फ़ायदा बांग्लादेश को खूबसूरती के साथ साथ बिजली बनाने की सूरत में भी काम आता है। इस जगह 50 से ज़्यादा आइलैंड मौजूद हैं। अगर इन्हें ऊपर से देखा जाए तो ये बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। यूरोप के दूसरे मुल्कों की तरह इस मुल्क में भी फ्लोटिंग मार्केट मौजूद है, जिसमें कश्तियों पर सामान बेचा जाता है। एक ज़माने में यहाँ लोग बुत परस्त थे। इस्लाम 13वीं सदी में इस खित्ते में आया। इस वजह से आज भी 18वीं सदी के बुद्ध मत के टेंपल मौजूद हैं। इस टेंपल को पहाड़पुर टेंपल कहा जाता है कि इसकी शक्ल पिरामिड की तरह बनाई गई है। ये मुल्क कुदरती खूबसूरती से भी मालामाल है। लैंड लॉक वाटरफॉल इस मुल्क की सबसे फेमस वाटरफॉल है, जिसका मंजर देखने लायक है। दोस्तों, इंडिया के शहर कलकत्ता से बड़ी तादाद में लोग आते और जाते हैं, जिसके लिए बस भी चलाई गई हैं और इसको आपस में मिलाने के लिए 8 किलोमीटर लंबा पुल भी बनाया गया है। दोस्तों, जैसा कि आपने कुछ अरसे पहले सुना होगा कि शेख हसीना वाजिद मुल्क छोड़कर भाग गई थी, इसकी क्या वजह थी? चलें इसको जानने की कोशिश करते हैं। 2024 अगस्त के महीने में ऐसा क्या हुआ था कि सब सड़कों पर आ गया। तलबा ने बहुत ज़ोरदार एहतजाज शुरू किया था। 1971 में बांग्लादेश के अलग होने के बाद आर्मी के साथ मिलकर एक कानून पास किया गया कि जो लोग 1971 की जंग में शरीक थे, इनके बच्चों को 30% सरकारी नौकरियों का कोटा दिया जाएगा और बाकी मुल्क के नौजवानों के लिए 40% कोटा रखा गया। जंग में शरीक चंद हजार फौजियों के बच्चों के लिए 30% नौकरियां, जबकि करोड़ों नौजवानों के लिए 40% नौकरियां रखी गई थी। जिसके बाद नौजवान सड़कों पर निकल आए कि हम करोड़ों का हक चंद हजार लोगों को दिया जा रहा है। जिसके बाद हालात कशीदा हुए और स्टूडेंट ने मुतालबा किया कि सिर्फ फौज के बच्चों को नौकरियां ना दी जाएं, बल्कि सबको मेरिट पर दी जाएं। लेकिन शदीद एहतजाज के बाद शेख हसीना वाजिद को मुल्क छोड़कर जाना पड़ा और अदालत को इस कानून को ख़त्म करना पड़ा। ये थी इस वाक़े की असली वजह, जिसके बाद शेख हसीना मुल्क छोड़कर भाग गई। ये शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी, जिसने 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने में अहम किरदार अदा किया। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।